इस वक्त और एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक नेपाल में काठमांडू में प्रधानमंत्री आवास पर वहां पर चल रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में नेपाल की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता हमको जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक इस बैठक में पीएम केपी शर्मा ओली, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और मुख्य सचिव इसमें मौजूद है। आर्मी चीफ अशोक राज भी इस बैठक में मौजूद है। इससे पहले नेपाल की पुलिस को दरअसल सशस्त्र पुलिस जो है उनको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जब प्रोटेस्ट उनसे काबू नहीं हो पाए तब नेपाली आर्मी को सड़क पर उतार दिया गया। नेपाल में सोशल मीडिया बैन से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सुजीत झा, इस बैठक से, सुरक्षा परिषद की बैठक से क्या अपेक्षा की जाए? क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है, थोड़ी देर पहले प्रणय उपाध्याय भी हमें कह रहे थे कि पूर्व विदेश मंत्री जिन्होंने आज तक से बात की, उनका यह कहना है कि जनता की मांग मान ली जाए, जेनजी की बातें मानेंगे तभी ये प्रोटेस्ट रुक सकते हैं। बिना किसी नेता के दरअसल यहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सुजीत झा। बिल्कुल साहिल, देखिए नेपाल की स्थिति कुछ ऐसी है, पिछले 35-36 सालों से लोकतंत्र है, वहाँ पर लोकतंत्र आया है और लोगों की, जनता की बड़ी उम्मीद थी कि लोकतंत्र आने के बाद स्थिति बेहतर होगी, लेकिन नेपाल के हालात बद से बदतर होते चले गए। और ख़ासतौर पर भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है जिस तरीके का, और सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया था युवाओं के लिए, चाहे आम जनता के लिए, कि वो अपनी बातों को रखते थे, भ्रष्टाचार को उजागर करते थे और उसी को सरकार ने बैन कर दिया। सोशल मीडिया के और भी आयाम थे, उससे उनकी कमाई भी होती थी और बहुत सारे जो कम्युनिकेशन जो दूसरे देशों में लोग रह रहे हैं, करीब नेपाल में 32 लाख लोग बाहर रहते हैं, भारत छोड़ के दूसरे देशों में रहते हैं, वहाँ से कम्युनिकेशन का जरिया टूट गया तो लोगों का गुस्सा होना स्वाभाविक था। जो प्रधानमंत्री हैं उनको लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए उनकी जो कमियां हैं, उनका जो भ्रष्टाचार है, वो सब कुछ उजागर हो रहा है, सब जनता के सामने आ रहा है। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि इसको बैन कर दिया जाए, 7 दिन का टाइम दिया। अब विदेशी कंपनियों को क्या ज़रूरत है कि उनके यहाँ वो रजिस्ट्रेशन कराए और क्या कराए? कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। अगर ये कंपनियाँ कराती हैं तो हर देश में ये कराना पड़ेगा, तो जाहिर तौर पर ये बंद होना ही था। और युवाओं का बहुत आधार, हमारे यहाँ भी युवा, यहाँ भी अगर बैन कर दिया जाए सोशल मीडिया को तो यहाँ के युवा भी काफ़ी आक्रोशित हो जाएंगे। तो नेपाल में एक तो भ्रष्टाचार है, दूसरा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से युवाओं में आक्रोश अपने आप स्फूर्त, मतलब स्वतः स्फूर्त युवाओं ने ये प्रदर्शन किया। और अभी जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है, इसमें मान लीजिए ये फैसला हो भी जाता था, कहीं से मुझे खबर भी मिली कि कुछ सोशल मीडिया को खोल दिया गया है, लेकिन उससे क्या होगा? जो 16 लोगों की मौत हुई है, 16 युवाओं की मौत हुई है, वो इतनी जल्दी उसकी आग ठंडी होने वाली नहीं है। और निश्चित तौर पर नेपाल में जो कह रहे हैं, क्या कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर से बैन हटा दिया गया? क्या इसकी जानकारी आपके पास है? अभी तो आधिकारिक रूप में इसकी कोई जानकारी नहीं आई है। अभी तो VPN यूज करके चला रहे हैं सब लोग, इसका हटाने का कोई आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है। और गवर्नमेंट को बैठक चल रहा है, नेपाली कांग्रेस का पार्टी सभापति ने अपना बैठक, आकस्मिक बैठक बुलाया है। जो भी नहीं होना था वही हो चुका है। तो इसलिए वो सब मीटिंग कर रहे हैं, बैठक बुला रहे हैं सब, तो क्या होगा पता नहीं। अभी तो कुछ नहीं खुला है सोशल साइट, जन अराजक हो सकता है, इसलिए भी अभी तक नहीं खुला है। ठीक है, हमारे साथ में राजीव झा, उपाध्यक्ष है, वाइस प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ साबिन धामला, पत्रकार है काठमांडू से, वो भी सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे। साबिन, आप पूरी बातचीत सुन रहे थे, इससे पहले भी आप आज तक पर आए हुए थे और आप अपनी भूमिका वहां पर रख रहे थे, काठमांडू की स्थिति भी वहां पर बता रहे थे। यह बड़ा दिलचस्प है कि नेपाल में फेसबुक के यूजर्स है 13.5 मिलियन, 13.5 मिलियन, और इंस्टाग्राम पे 3.6 मिलियन युवा पीढ़ी आज की स्थिति में नेपाल में सोशल मीडिया पर है। कितना बड़ा असर यह होगा अगर ये प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए गए? और यह भी कहा जाता है कि कई लोग सोशल मीडिया बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं उनका खाने पीने का जरिया छीन लिया सरकार के तरफ से, इसके लिए हमें यह दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ यह भी जानकारी मेरे पास आ रही थी कि बलेंद्र शाह जो मेयर है काठमांडू के, उन्होंने समर्थन दिया हुआ है इस पूरे प्रोटेस्ट को। साहिल,
जो आपने बयां किया है वो आधा सच है। इसको इस तरह से देखेंगे तो ये अर्थ आधा ही लगेगा। इसको इस हिसाब से देखिए, जो गवर्नमेंट ने फेसबुक या मेटा ग्रुप या जो भी सोशल मीडिया हो उसको रजिस्टर करने के लिए उनको कोई भी निर्णय किया है, वो रजिस्टर करने या ना करने वो उनका बात है, लेकिन वो गवर्नमेंट का निर्णय है, क्योंकि गवर्नमेंट कानून से चलती है, उसको एक जगह रखी। और प्रोटेस्ट को यहाँ एक मायने में आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम डिजिटल एज में हैं तो डिजिटली हम सबसे कनेक्टेड हैं। इस दरमियान एक सबिन, संवादहीनता मैं आपको एक जो मिनट इसमें रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ में एक आई विटनेस जुड़ रही है, सुहाना, जो इस वक्त काठमांडू से हमारे साथ जुड़ी हुई। मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, लेकिन उससे पहले जरा सुहाना से पूछ लेते हैं कि फिलहाल सड़कों पर वहां पर क्या स्थिति है। वो खुद आई विटनेस है। सुहाना, आप इस वक्त कहां पर है और क्या देख पा रही है आप? क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट की तस्वीरें हम लगातार यहां से देख रहे हैं। 5 बजे तक का समय दिया था, लेकिन अभी तक प्रोटेस्ट पर काबू नहीं पाया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक भी वहां पर चल रही है। सुहाना, कोई भी, yeah, none of us are outside. Majority of the people have already gone inside. I am right now in a enclosed space, not in the exact place where the protest was happening. But lekin abhi there was a lot of people that were screaming and shouting. Guns were being fired, and I think in majority of it, people, the way it has been said, Gen Z, it was, the agendas were very clear, not to be violent from the youth and your entire millennial. It was not just a Gen Z protest. इसमें आपके businessmen, millennials और boomers, हर age group के लोग थे. It was not just one age group. People who are being affected by the corruption that is being happening in our government policy. Even though we are an old country with new policies, there are still no room for newer generations to, put any say, or freedom of speech is being taken away from us at this point. What started as a very peaceful protest turned into something very dangerous from the government side also, because there were certain barricades that were always present during सुहाना, हमें every ये कह रही protest. थी सबिन की पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कही गई थी, लेकिन प्रोटेस्ट अब हाथ से बाहर चला गया है। अब अपनी बात रख रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर इतने सारे प्रोटेस्टर्स सिर्फ काठमांडू में नहीं तो पोखरा में भी, विराटनगर में भी, बाकी शहरों में भी बाहर निकल कर आते हैं। कुछ ना कुछ तो गुस्सा होगा लोगों के मन में, खास करके युवा पीढ़ी में, जो यहां पर उबलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। सबिन, अभी आप लाइन में आए। हाँ, ये बात यही है, क्योंकि 2-3 साल से इधर आप देखेंगे तो छोटे बड़े राइट्स हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं। इसमें सबका एक कॉमन बात है, वो नाराजगी बेरोजगारी को लेकर, करप्शन को लेकर, जो नेपोटिज्म बोलते हैं, नातावाद, कृपावाद बोलते हैं, उसको लेकर। ये सारे अगर एक जगह आएंगे तो वो आंदोलन का रूप धारण करेगी ही। ये नहीं देखेगी कि आगे क्या है, क्योंकि रोजगारी युवा को चाहिए, अवसर युवा को चाहिए, तो वही तो सड़क में आएगी ना। हाँ, आवरण में कभी कभार राजशाही को लेके हुआ, वहां भी युवा थे। कभी कभार पॉलिटिकल राइट्स हुए, वहां भी युवा ही थे। आज बिना पॉलिटिकल कोई भी झंडा लेके आए, यहां भी युवा है। तो इसको इस हिसाब से देखेंगे तो ये न्याय रहेगा। हाँ, सुहाना ने सही बात बोली। यहाँ जेनजी, मात्र जेनजी नहीं थे, मिलेनियल भी थे, ब्रूमर भी थे। मतलब इसको पीपल बोलते हैं, जनता बोलते हैं। जनता सड़क में आई है ना। जो जेनजी है वो भी तो बालिग है, उसको हम जेनजी करके क्यों उसको एक घेरा में रखें? उसको पीपल बोलते हैं, पीपल सड़क में आई है। तो इस हिसाब से बोलेंगे तो ये न्याय भी रहेगा और एक जवाबदेही भी बनेगा। जेनजी बोलेंगे तो उसका अर्थ सामान्य बन जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे। हाँ, ये आज नहीं, कल भी ये सड़क में आएंगे, परसों भी आएंगे। लेकिन सबिन, एक रहेगा। ये चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मुझे आपसे एक सवाल ये भी पूछना है, क्योंकि जिसका मैंने जिक्र किया, बलेंद्र शाह जो काठमांडू के मेयर है, जो पता चला है उसके मुताबिक उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है। बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से अब तक सपोर्ट की बात नहीं की गई है। इससे पहले नेपाल के शाह, ज्ञानेंद्र शाह, उन्होंने भी इसको कहा था कि सरकार के खिलाफ
प्रोटेस्ट की बात उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था कि करप्शन का मुद्दा उन्होंने उठाया था, जिस तरीके से सरकारें नेपाल में चलाई जाती है उसका मुद्दा वहां पर निकाला गया था। तो ये जो प्रोटेस्ट अभी हो रहा है, इसके पीछे भी ये भी बैकग्राउंड हम देखें, कोई नेता है इस प्रोटेस्ट का? अचानक इतनी संख्या में सारे लोग इकट्ठा होते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं, कोई जानकारी सरकार के पास या आपके पास? नहीं साहिल जी, अभी तक कोई भी नहीं। आपने 2-3 बात को एक ही जगह पे लाके खिचड़ी कर दी, इसको अलग अलग दिखते हैं। बालेंद्र शाह काठमांडू मेट्रोपोलिटन का मेयर हैं, उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो स्वतंत्र लड़े थे, जीते, अभी तक मेयर हैं। उनका सपोर्ट ही नहीं, मेरा भी सपोर्ट है, क्योंकि मैं भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, मैं भी नेपोटिज्म का खिलाफ हूं, लेकिन हमारे जरिया अलग है। हर कोई सपोर्ट में, यहाँ के विपक्षी दल भी, ये जैन जी जो बोल रहे हैं हम, ये आंदोलन के सपोर्ट में है। हर कोई सपोर्ट में था, किसके? शांति प्रिय आंदोलन में मांग रखने की अधिकार प्रयोग की तहत वो सब सपोर्ट कर रहे थे। हम भी जो माइतीघर मंडला है काठमांडू में, वहां तक को उसको देखेंगे तो ये उग्र रूप धारण करेंगे, ये रौद्र रूप देखने को मिलेगा, ये अंदाजा नहीं था पहले। जो पार्लियामेंट के आगे जाते जाते ही वो रौद्र रूप में आ गए और वो तोड़फोड़ में लगे, आगजनी में लगे। तो उसके प्रतिक्रिया में पुलिस ने गोलीबारी, अश्रु वो दागने लगी, वो लाजमी है। लेकिन ये बल प्रयोग अधिकतम हुआ है, इसको विरोध मैं भी करता हूं, लेकिन वो बल प्रयोग लाजमी था। तो यहाँ कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है ये बात नहीं है, बात ये है मेरा अभिव्यक्ति का, मेरा अभिव्यक्त होने अधिकार का, बात ये है। हाँ, यहाँ वो बैंड लगा दिया। बात इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट कैसे रोके जा सके, क्या नेपाल में स्थिति सामान्य हो पाएगी। लेकिन प्रणय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक अभी भी चल रही है, कुछ खबर कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कुछ अहम फैसला हो सकता है, और माना जा रहा है कि 6 बजे के बाद कैबिनेट की बैठक भी बुलाई जाए। देखिए साहिल, इसका इंतजार तो पूरा नेपाल कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है कि आखिर केपी शर्मा ओली सरकार कर क्या रही है। अगर सड़क पर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आखिर इतनी देर क्यों लगी आपात बैठक बुलाने के अंदर, ये सुरक्षा के कदम उठाने के अंदर। बहरहाल जो लोग स्थानीय हैं वहां पर, या जो सबिन जी जैसे पत्रकार हैं, वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि वहां पर किस तरीके के हालात हैं और सरकार आखिर इतनी देर क्यों कर रही है। अभी तक एक बयान भी सरकार की तरफ से क्यों नहीं आया। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण एक और आंकड़ा बढ़ा है, क्योंकि 17 हो गई है मरने वालों की संख्या, जो जानकारी मिल रही है नेपाल के सूत्रों के अनुसार, और जो घायलों की संख्या है वो 100 से ज्यादा पार हो चुकी है। सड़क पर अभी भी कई जगह टकराव के मोर्चे बने हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से सुहाना हमारे साथ जुड़ी थी, जो कह रही थी कि वो शेल्टर में चली गई हैं, उस तरीके से काफी कई लोग जो हैं वो इधर उधर भीड़ में तितर बितर हुए हैं, बहुत सारे लोग गए भी हैं। और जैसा कहा जा रहा था कि 5 बजे तक का वक्त था, लेकिन अभी भी सड़क पर कई जगह टकराव के मोर्चे हैं। और खासतौर पर जहां संसद है नेपाल की संसद के आसपास सेना ने मोर्चाबंदी संभाल ली है। उसके करीब ही बहुत सारे जो छात्र हैं, बहुत सारे जो युवा हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। वहां पर ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तो अभी केवल काठमांडू से तस्वीरें आ रही हैं। जो अन्य इलाके हैं, चाहे पोखरा का इलाका हो, विराटनगर का इलाका हो, नेपालगंज का इलाका हो, वहां पर क्या स्थिति है, वहां पर किस तरीके के हालात हैं, इस बारे में बहुत ज्यादा तस्वीरें और जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई हैं। पोखरा को लेकर जरूर आपने एक अपडेट दिया था कि वहां पर भी जो है सीएम आवास के पास जो लोगों की भीड़ है वो वहां पर पहुंची थी। हालांकि उसके बाद क्या वहां पर गोली चली है, नहीं चली है, जानकारी नहीं है। तो काफी अभी कंफ्यूजन है। जिस तरीके से वहां पर आंसू गैस का धुआं है, उसी तरीके की जो है वहां के हालात को लेकर भी एक धुंध की स्थिति है। बहुत ज्यादा तस्वीर स्पष्ट नहीं है और सरकार की तरफ से आने वाले बयान का इंतजार किया जा रहा है। क्या पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगाया जाएगा, क्या सेना को कई अन्य इलाकों के अंदर भी उतारा जाएगा, अभी ये बहुत सारी चीजें हैं जो स्पष्ट होना बाकी है साहिल। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यह भी जानकारी आ रही थी कि सेना प्रमुख भी उस बैठक में मौजूद है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में। उनको भी आदेश का इंतजार रहेगा कि आखिरकार ये मामला आगे कहां तक जाता है। राजीव झा उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल से, विपक्षी पार्टियों की क्या भूमिका रहेगी इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर, और क्या सरकार के खिलाफ ये जो प्रोटेस्ट उमड़ पड़ा है नेपाल के अलग अलग शहरों में, शांति बहाली के लिए क्या कोशिश की जाएगी? ये प्रोटेस्ट आपको ये तीसरी बार है। पहले 2008-9 में भी हुआ था जैन जी का, एक बार 2020 में ये आपको कोविड के बाद, जब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार इतना चरम पे था, वहाँ
ओमनी कांड बहुत बड़ा हुआ था, उसके कारण से थे उस टाइम में भी प्रोटेस्ट हुआ था। और एक बार आपको टिकटॉक जब बंद किया था उस टाइम में भी हुआ था। ये सरकार के प्रति आम जनमानस में, पूरे जैन जी के साथ साथ आम जनमानस में एक तो आक्रोश है, बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि इस देश में युवाओं का पलायन हो रहा है पढ़ने के लिए भी और जॉब के लिए भी, विदेश जाना पड़ा क्योंकि देश में रोजगारी नहीं है और भ्रष्टाचार चरम पे है। यहाँ आपको जो सोशल मीडिया साइट अभी जो ये प्रोटेस्ट का अवस्था बना है, जिसमें आपको 32 लाख ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो 50 के ऊपर है लोग, ये कहा जा रहा है कि नेपाल से 1 करोड़ लोग आपको विदेश में है, जिसमें भारत छोड़ करके, भारत में करीब 42 से 50 लाख के करीब है, भारत छोड़ करके 32 लाख ऑफिशियली विदेश में है, जो वहां से आपको रेमिटेंस पठाते हैं। उस रेमिटेंस के कारण से इस देश का आर्थिक अवस्था चलायमान है, और उन लोगों को अपने घर में बात करने के लिए आपको बंद कर दिया गया। पूरा 26 ठो सोशल साइट बंद कर दिया गया। अभी जस्ट एक न्यूज देख रहे थे, न्यूज आया कि एलन मस्क ने कहा जो ये नेपाल आपको भ्रष्टाचार के सूची में बहुत ही निचले स्तर पर है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचारी देश में जाकर के क्या सूचीकृत कराना, क्या दरता होना कराना है, नहीं कराएंगे। तो इस टाइप का बात आ रहा है। माने विश्व स्तर पर इस सरकार ने देश को बदनाम कर दिया है, नेपाल को बदनाम कर दिया है। कांडे कांड से भरा हुआ है। ये आपको ओमनी कांड, गिरिबंधु टी एस्टेट जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व है, उसके बाद आपको लाउडा विमान कांड, आपको ललिता निवास कांड, इस कांड को लेकर के, भ्रष्टाचार के कांड को लेकर के सभी लोग एकदम वहां आक्रोशित है। इनके माने विश्व में कहीं नहीं हुआ जो फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दल मिल करके जो आपको सरकार चला रहा है। ये कांग्रेस और ये माले दोनों प्रमुख प्रतिपक्षी दल और दोनों मिल करके सरकार चला रही है। सरकार से भी ज्यादा क्या कि अब एक दूसरे का जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार में एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। ये इस के कारण से पूरे देश ये है। तो वो आपको यहाँ वाक स्वतंत्रता भी हनन हो गया। अब सरकार का लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका कोई भी नेता नहीं है, राजीव झा जी, कोई भी नेता नहीं है। इसमें ये सारी जनता पूरे देश या युवा पीढ़ी, पूरे देश आक्रोशित है, सभी लोग आक्रोशित। आप कह रहे थे कि किसी ने वो नहीं किया है, सपोर्ट नहीं किया है, सभी लोग इसके सपोर्ट में। तो आपकी मांग क्या है?